जय हिंद प्रिय साथियों, आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है, आज से एक नई श्रृंखला हम सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। जो कि ये अग्रवाल की अनसॉल्व्ड है, ये अग्रवाल अनसॉल्व्ड है और इंग्लिश का है क्लास 10th का। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो यदि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको जो परीक्षा होगी उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यदि मित्रों आप चाहते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त हों तो इस सीरीज को पूर्ण रूप से अटेंड करिए और मैं इसमें से एक एक पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं उनको एक एक क्वेश्चन अच्छे से विधिवत तरीके से आपको समझाऊंगा। तो मित्रों आज से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2025 में जो पहला पेपर आया हुआ था, तो यहाँ सेट लिखा हुआ है NCERT पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार 2025 में ये सेट नंबर 1 है जिसका कोड है BH और इंग्लिश का पेपर है। टाइम 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 70 मार्क्स होता है। 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं तो 100 नंबर हो जाते हैं। तो मित्रों आज पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो पार्ट ए है, MCQ बेस है। पार्ट ए MCQ बेस टाइप पे है। पार्ट ए में जितना ये पैसेज दिया रहेगा आपको 1 से 3 तक, ये पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है और 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चनों को पढ़ करके सही आंसर में टिक लगाना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको जो सही होगा वही OMR शीट में फिल करना पड़ेगा। तो मित्रों यहाँ देख लेते हैं हम पार्ट ए में MCQ है। पहला एक ये अनसीन पैसेज दिया गया। अनसीन मतलब जिसको आप पहले कभी देखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, वही पैसेज आएगा। तो यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ है, इसको देखते हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जो पैसेज दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे दिए गए हैं ना उसमें से जो क्वेश्चन कह रहा है उसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो जो दिया गया है अनसीन पैसेज इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी कॉल्ड पुकारते थे, हिम माने उन्हें, नेताजी नेताजी के नाम से। तो उनके देशवासी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे या नेताजी कहते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वह उन्हें सही रास्ते पर ले गए, अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको सही रास्ते पर ले गए। ही वॉज इम्प्रीजन्ड मैनी टाइम्स, उनको कई बार जेल भी हुई। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, लेकिन उन्होंने जल्द यह पाया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी जो हुकूमत थी या शासन था वो गेटिंग वीकर, कमजोर होता चला जा रहा था। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, उन्होंने इसको सारे तरफ से या सभी स्तरों से हिला देने के लिए सोचा या विचार किया। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन गाइज ऑफ ए पठान। एक दिन वो स्केप्ड बच कर निकल गए, फ्रॉम माने से, कलकत्ता माने कलकत्ता से, और इन द गाइज ऑफ पठान, पठान के भेष में। एक दिन वो पठान के भेष में कलकत्ता से बाहर बचकर निकल गए। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर से होते हुए वो जर्मनी गए। फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वो जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर आर्मी लिखा है तो ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी थी या सेना उसका गठन किया। दैट फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, जिसने, फॉट मीन्स लड़े, मैनी बैटल्स बहुत सारे युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज अंग्रेजी फोर्सेस सेनाओं के साथ, तो जिसने अंग्रेजी सेनाओं के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो
एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, अर्थात स्लोगन था। तो मित्रों ये थी अनसीन पैसेज। इसी पे बेस जितने क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ग्रेट मर्चेंट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, या ग्रेट आर्टिस्ट थे, या फिर एक ग्रेट लीडर थे? तो क्या थे? ग्रेट लीडर थे। पहले का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उसका गठन किया गया था किसके द्वारा? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दीज। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। दूसरे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो थर्ड का डी आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ये स्लोगन था, अर्थात ये नारा था। तो मित्रों ये 3 क्वेश्चन हुए। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, अगला क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 दिया गया है, 4 से 8 तक। कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं उनका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 4 नंबर पे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। जो 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया है इसको कंप्लीट करना है, डैश है इसमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। लिखा ही डैश 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 दियर विद हिज फ्रेंड, ही वो दियर वहाँ विद हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। क्या होगा? शैल बी गो, हैड गॉन, वेंट, या ऑल ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट। तो शैल बी गो होगा नहीं, क्योंकि शैल बी या विल बी के साथ आईएनजी लगता है, ये कट जाएगा। हैड गॉन इसमें होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, उसमें डबल एक्शन भी होते हैं तो ये होगा नहीं। वेंट, जो वेंट है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर वेंट फिल कर देंगे। ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड, वहाँ अपने दोस्त के साथ गया। तो 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5वां कह रहा है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आप डू नॉट नहीं वांट चाहते हैं एनीथिंग मोर और कुछ ज़्यादा, यदि आप और कुछ ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं तो यू आर आप हैं, क्या हैं? सेटिस्फाइंग हैं कि सेटिस्फैक्ट्री हैं कि सेटिस्फाइड है कि डिससेटिस्फाइड हैं? तो आप क्या हो जाएंगे? तो आप सेटिस्फाइड है, फिर संतुष्ट हैं। 5वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6ठा नंबर कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, शब्दों को इधर उधर क्रमपूर्ण तरीके से लगा करके। इसी को रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं, रीऑर्डरिंग, पुनः क्रम में सभी शब्दों को व्यवस्थित करना। यहाँ लिखा है ए डीप स्लैश चिन्ह लगा है, वी हैव साउंड आवर फॉर लव कंट्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। तो कह रहा फॉर आवर कंट्री शुड वी हैव लव ए डीप फॉर आवर कंट्री, ये गलत है। ए डीप वी लव हैव शुड कंट्री आवर फॉर, ये भी गलत है। शुड ए डीप हैव लव वी आवर फॉर कंट्री, ये भी जो रॉन्ग है। और डी आंसर जो है कह रहा है वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, ये वाला करेक्ट है। तो 6ठे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन मिस स्पेल्ड है? मिस स्पेल्ड मीन्स होता है जो गलत तरीके से लिखा गया है। कौन सा है देखते हैं। HU बिलीव, रिसीव, डिसीव, तो इसमें कौन सा होगा? HU में ACHIEVE ये भी सही है, बिलीव BELIEV ये भी सही है, रिसीव RECIEV ये गलत है, CE होना चाहिए, C के बाद E होना चाहिए, जबकि यहाँ C के बाद I लिखे हैं। तो 7वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो यही मिस स्पेल्ड है, तो 7वें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर पे क्वेश्चन दिया, कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको यहाँ फिल करना है जो गैप दिया गया है। आई सॉ हिम स्टैंडिंग डैश डैश द गेट ऑफ द कॉलेज, आई सॉ हिम मैंने उसको देखा स्टैंडिंग खड़े हुए, द गेट दरवाजे पर, ऑफ द कॉलेज कॉलेज के, मैंने उसे कॉलेज के दरवाजे पर खड़े हुए देखा। तो कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन हो बताना है। इन हो जाएगा, एट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो स्टैंडिंग इन द गेट ये भी नहीं होगा, स्टैंडिंग एट द गेट ये हो जाएगा। तो 8वें का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8वें का बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। कह रहा है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन किए गए हैं उनके प्रश्नों को पढ़कर सही से उत्तर देना है। तो पहले पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। वेन ही फिनिश, जब उसने खत्म किया या अंत किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप, तभी उसको लिफाफे पर चिपका दिया, विद ए ब्लो ऑफ
ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो प्रहार ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के, तभी अपने मुट्ठे के प्रहार से उसे लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। यहाँ बात लेंचो की हो रही है, तो लेंचो ने मुट्ठी के प्रहार से उस टिकट को चिपकाया था ना इनवेलप पे अर्थात लिफाफे पे, तो वही बात हो रही है। फिर आगे कह रहा द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उस पत्र को फेल डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर था इसको खोलने के लिए गया अर्थात लेटर को खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यू, जिस धन को मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ धन मेरे पास वापस भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लेंचो ने भगवान को दूसरे पत्र में लिखकर भेजा था। अब भगवान को क्या, वहाँ पोस्ट ऑफिस में भेजा था, उसने सोचा था भगवान के यहाँ चला जाएगा ये लेटर, तो इसीलिए उसने भेजा था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है उसके आंसर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण यह पत्र मेल बॉक्स में डाला गया, हु वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए कौन आया था? क्लर्क आया था, पोस्टमैन आया था, पोस्ट मास्टर आया था, या नन ऑफ द एबव आया था? तो कौन आया था? 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर था, वही खोलने के लिए आया था। यहाँ पैसेज में लिखा भी है द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यही आपका 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, हाउ मच कितना मनी, धन, डिड लेंचो गेट, लेंचो ने प्राप्त किया। कितना धन लेंचो ने प्राप्त किया था? 30 पीसोज, 50 पीसोज, 80 पीसोज, 70 पीसोज। तो 10 का डी आंसर हो जाए, क्योंकि 70 पीसोज उसे प्राप्त हुए थे, 70 पीसोज। तभी उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा था कि भगवान मुझको बचा हुआ धन भेज दीजिए ना, 30 पीसोज बचे हैं, 30 पीसोज को नहीं प्राप्त हुए हैं, तो उसने दोबारा लेटर लिख करके भगवान को भेजा था, अर्थात पोस्ट ऑफिस में भेजा था। तो 10 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्या करा? 11 to 13, यहाँ 11 to 13 जो हैं ये आपको इस पैसेज से नहीं मिलेंगे, 9 to 10 केवल आपको इस पैसेज से मिलेंगे बस। अब 11 to 13 आपके लिटरेचर पोर्शन से हैं, तो देखते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को गुजारना पड़ा डैश 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 ईयर्स इन प्रिजन, ईयर्स वर्ष इन प्रिजन, जेल में। तो नेल्सन मंडेला को जेल में वर्ष गुजारने पड़े। कितने वर्ष गुजारने पड़े थे? 30, 33, 20, 25। तो यदि बात करें हम तो 11 का ए आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि 30 साल नेल्सन मंडेला जी जेल में गुजारे थे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, वेयर कहाँ, वाज था, लेंचोज माने लेंचो का, हाउस माने घर, सिचुएटेड माने स्थित। तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था? एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन ए सिटी, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो कहाँ था? एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू, ये तो था नहीं, मरुस्थल के ऊंचाई पर स्थित था नहीं। सिटी में तो था नहीं। बॉटम ऑफ ए हिल, ये भी उसमें था नहीं, अर्थात पहाड़ी जो थी उसके निचले भाग में स्थित था, वहाँ नहीं था। बॉटम में बिल्कुल पेंदी होती है ना, तो बिल्कुल निचले स्तर पर था ही नहीं। 12 नंबर पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक निचली चोटी थी, उसी के टॉप पे स्थित था लेंचो का घर। वहीं से आप फसल देख सकते थे और फ्लावर देख सकते थे, नदियाँ देख सकते थे। तो ये चीज़ 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग की मुख्य फसल है, राइस है, टी है, वीट है, कॉफ़ी है, क्या है? तो चावल है नहीं, चाय है नहीं, वीट गेहूं है नहीं, कॉफ़ी, कॉफ़ी जो है ये कूर्ग की मेन फसल है, मुख्य फसल यही है कॉफ़ी। तो 13 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 पे लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया है अर्थात पद्यांश दिया उसको पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके देना है। पैसेज लिखा है, ये स्टेंजा लिखा है। द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, 4 लाइन लिखी हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। यहाँ सिटिंग के साथ इन लगा है अर्थात हरा भरा पेड़ था तो इन लगाएंगे। तो जो पेड़ था उस पर कौन बैठा था, पहले आप यही बताइए कि कौन सा पेड़ था। तो हेमलॉक का पेड़ था। किस चीज़ का? हेमलॉक का पेड़ था। और उस पर बैठा कौन था? पिकॉक था, पिजन था, स्पैरो था, क्रो था। तो कौन बैठा हुआ था? तो 14 का डी आंसर क्रो बैठा हुआ था अर्थात कौवा उस पर बैठा हुआ था। उसी ने तो बर्फ के कण नीचे गिराए थे राइटर के हेड पे, सर पे। तो वही 14 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर क्या कह रहा है वियर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वियर कहाँ, वाज था, द पोएट कवि स्टैंडिंग खड़ा हुआ, कवि कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए मैंगो ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा हुआ था, पीपल का पेड़ की बात यहाँ हुई नहीं है, मैंगो ट्री की बात हुई नहीं है, अंडर ए हेमलॉक ट्री। 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 20 की ओर, 16 to 20 की ओर। ये कह क्या रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका करेक्ट आंसर चूज करके उत्तर दीजिए। 16 नंबर पे कह रहा है हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। चोर नामक जो कहानी थी उस कहानी में चोर कौन था, अनिल था, सुरेश था, हरी सिंह था, राम सिंह था। तो कौन था, अनिल तो था नहीं, सुरेश था नहीं, हरी सिंह था, तो हरी सिंह हो जाएगा। 16 का सी आंसर करेक्ट। 17 क्वेश्चन कह रहा है पीपुल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली। लोग जो थे वो रामलाल की चौथी बेटी उसको भोली के नाम से पुकारते थे। बट हर रियल नेम वाज, लेकिन उसका जो पूर्ण नाम था वो क्या था, अर्थात जो सचमुच या सही नाम था उसका नाम क्या था। मंगला था, कमला था, सुलेखा था, चंपा था। तो मंगला था नहीं उसका, अर्थात जो जिसका नाम भोली था तो उसका मंगला का नाम था। कमला तो कमला भी उसका नाम नहीं था। सुलेखा तो सुलेखा ही उसका नाम था। तो 17 का सी आंसर करेक्ट, उसका नाम सुलेखा था। यही रामलाल की सबसे यंगेस्ट डॉटर है। और पूछ लेगा एल्डेस्ट डॉटर कौन है, तो एल्डेस्ट कौन है, राधा हो जाएगी। कौन, राधा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी। क्लिनिक पर डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को दिया था, क्या दिया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिए, चॉकलेट दिया था, इंजेक्शन एंड मेडिसिन दिया था, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। कोई भोजन नहीं दिया लेकिन 2 दिन तक पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। तो कौन सा सही होगा, 18 का डी आंसर यही सही हो जाएगा। उसको ले गए थे तो भोजन 2 दिन दिया ही नहीं, पानी पर्याप्त मात्रा में दिया, फिर धीरे धीरे वो सही होने लगा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। व्हाट क्या डिड एब्राइट ने स्टार्ट प्रारंभ कर दिया कलेक्टिंग इकट्ठा करना इन चाइल्डहुड बचपन में। तो बचपन में रिचर्ड एब्राइट ने क्या चीज इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था, स्टाम्प, बटरफ्लाइज, क्वाइंस, काइट्स। तो 19 का ए आंसर कट जाएगा। ए ऑप्शन स्टाम्प नहीं, बटरफ्लाइज इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। तो 19 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्या कह रहा देखते हैं। 20 नंबर मिसेज मटिल्डा लॉयजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बारो। जो मिसेज मटिल्डा लॉयजेल थी वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर, वो मैडम फॉरेस्टियर के पास गई हुई थी टू बारो, उधार लाने के लिए। क्या उधार लेने के लिए गई थी, ब्रेसलेट, नेकलेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, डायमंड रिंग। तो क्या लाने के लिए गई थी, ब्रेसलेट कट जाएगा, नेकलेस, क्या नेकलेस। 20 का बी आंसर, क्योंकि मिनिस्टर साहब की पार्टी में जाना था उनको और इन्विटेशन कार्ड आया था, तो वो नेकलेस उनके पास नहीं था, तो सोचा लाओ अब अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाएं और वहां से लेकर के आएँ। अभी आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि OMR शीट में फिल करने होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अगला पार्ट बी जो कि रीडिंग नामक सेक्शन है। और रीडिंग नामक सेक्शन में आपको अनसीन पैसेज एक दिया जाएगा और उसी में नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, क्योंकि अगर बात करें हम 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 नंबर का होता है एक रीडिंग नामक पैसेज जो पार्ट बी में दिया होता है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना, इसमें 7 में 7 स्कोर होते हैं आसानी से, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए बस। देखते हैं पार्ट बी में। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और इसके प्रश्नों का उत्तर देना है जो नीचे दिए हुए हैं, फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे पैसेज दिया हुआ वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, ऐसा पैसेज दिया, अनसीन है, इसको आप कभी पढ़े नहीं होंगे। क्वेश्चन कहे क्या रहा पहला वाला, कह रहा वाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपुल। वाई क्यों डू वी हम समटाइम्स कभी कभी इनवी ईर्ष्या करते हैं रिच पीपुल अमीर आदमियों से। अमीर आदमियों से या धनी आदमियों से हम कभी कभी ईर्ष्या क्यों करते हैं। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी इनवी रिच पीपुल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। तो यही आपका आंसर मिल रहा है। आपको हाउ डू नहीं लिखना है, ये यहाँ से लिखना है वी इनवी रिच पीपुल, हम धनी व्यक्तियों से यहाँ पे लिखा है इनवी ईर्ष्या करते हैं, हम
धनी व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, हु हैव नॉट टू वर्क, जिनके पास कोई काम ही नहीं होता है, फॉर देयर लिविंग, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, बट कैन डू, लेकिन वो कर सकते हैं, जस्ट व्हाट दे प्लीज, जो चीज़ उनको अच्छा लगे वो चीज़ वो कर सकते हैं, ऑल द ईयर राउंड, सारे वर्ष भर ये ऐसे ही कार्य किया करते हैं या ऐसे चलते रहते हैं। तो यही आपका दूसरे ये जो 2 नंबर का आया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से वी से लेकर के राउंड तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, वो प्रथम चीज क्या है जो कार्य हमें प्रदान करता है, अर्थात कोई कार्य आप करेंगे तो पहली चीज आपको उससे क्या मिलती है। तो यहाँ पैसेज में कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, जो प्रथम चीज होती है वर्क काम डज फॉर अस हमारे लिए करता है, इज है टू गिव अस हैप्पीनेस, वो हमें गिव देता है हैप्पीनेस प्रसन्नता। पहली चीज क्या है जो कार्य कोई होता है हमें पहली चीज क्या प्रदान करता है, हैप्पीनेस प्रसन्नता प्रदान करता है। यहाँ फर्स्ट थिंग के बारे में पूछा है तो फर्स्ट थिंग हैप्पीनेस होती है, तो द से लेकर के हैप्पीनेस तक हम लिख देंगे। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सी क्या कह रहा देखते हैं। हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, कौन अच्छा सा चरित्र डेवलप करता है अर्थात निर्माण करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें नीचे वाले यहाँ लाइन पे लिखा है, इट इज द मैन, यह वो आदमी है, हु वर्क्स जो काम करता है, नॉट द आइडलर, वो आलसी नहीं होता है, दैट एज रूल, इस नियम के अनुसार जैसा कि नियम कहता है, डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, वही आदमी सबसे अच्छा चरित्र को डेवलप करता है, विकसित करता है। तो यहाँ से इट से लेकर के कैरेक्टर तक लिखेंगे, सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में पूछा गया, इसको देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, उस आदमी का अपोजिट शब्द लिखना है, जो कठिन परिश्रम करता है उसको परिश्रमी बोलेंगे, और जो कठिन परिश्रम नहीं करता है, ऐसा पड़ा ही सोता ही रहता है, कठिन परिश्रम नहीं करता, उसको क्या कहते हैं। अपोजिट पूछ रहा है ना परिश्रमी का, तो परिश्रमी का अपोजिट क्या होगा। कह रहा गिव ओनली 1 वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो इसी अनसीन में कहीं लिखा होगा वो शब्द, वो आपको ढूंढना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है नॉट द आइडलर, तो आइडलर यहाँ पे ये जो लिखा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, तो यहाँ पे आपको आंसर में आइडलर केवल लिख देना है, बस हो जाएगा आइडलर, बस आइडलर लिख देंगे, आंसर आपका हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देखते हैं। आगे जो अगला सेक्शन आपका रहेगा, अर्थात जो आप पैसेज अभी सॉल्व किए हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा राइटिंग का, लेखन का। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर एक लिखिए पत्र, टू योर फ्रेंड अपने दोस्त को, आस्किंग हिम उससे पूछते हुए, टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू, अपनी गर्मी की छुट्टी आपके साथ वो गुजारे या आपके साथ रहे। तो जितनी गर्मी की भाई छुट्टी हो गई हैं उनको आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि आपके पास आए और गर्मी की छुट्टी व्यतीत करे। और या फिर ये लिखिए जो लेटर है इसको लिख दीजिए, 4 नंबर का आएगा, या फिर और लगा के दूसरा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, आप योर कॉलेज अपने विद्यालय के, दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसकी जो स्थिति है, इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है, एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड, इसको इम्प्रूव कराना चाहिए। तो आपको ऐसा लिखना कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी वो अच्छी नहीं है, उसको प्रिंसिपल सर आप दोबारा इम्प्रूव कराइए, ये चीज़ एप्लीकेशन के रूप में आप प्रिंसिपल सर को लिखिए। तो 2 हैं, 2 में से कोई एक लिख दीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे लेटर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो लेटर दिया गया है इसकी बात करते हैं, देखते हैं ये कैसे लिखते हैं। तो मित्रों देखते हैं ये लेटर, यहाँ क्वेश्चन वही कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एक पत्र लिखिए अपने दोस्त को, आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू, तो ये लिखा है। तो आपको सबसे पहले जब लेटर लिखना है, कोई भी लेटर लिखेंगे तो उसमें करना क्या है इस चीज़ को जानिए। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, कौन सा एड्रेस, वो भी सेंडर का एड्रेस, सेंटर मतलब भेजने वाले का पता, जहाँ से आप लिखेंगे लेटर। तो मैंने यहाँ डाल दिया है वार्ड 6 बेलाहा चौराहा रामसनेही घाट बीबी के मतलब 12 बंकी, ये मैंने सेंडर एड्रेस में डाल दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है डेट, जो डेट जिस दिन आप लिखेंगे वो डेट डालिए यहाँ। फिर उसके बाद में एक लाइन और आपको छोड़ना पड़ेगा, लिखना है डियर, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, मोहन, जो कुछ भी होगा जिसको आप लिखना है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। फिर लगाना हल्का सा कामा, एक लाइन छोड़ करके नीचे उसी के सामने न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। क्या लिखना है, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ,
एंड आई होप सेम टू यू, और मैं आशा करता हूँ सेम टू यू, आपसे भी वैसे ही होने की। मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी वैसे ही होंगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट कि द रिजल्ट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन हैज़ डिक्लेयर्ड, कि हाई स्कूल की जो परीक्षा थी उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, हैज़ डिक्लेयर्ड, जारी हो गया है। एंड वी हैव पास्ड, और हम पास हो गए हैं। हम मतलब हम दोनों पास हो गए हैं ना। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू कम, मैं आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। एंड स्पेंड दो समर हॉलीडेज विद मी, और उन गर्मियों के छुट्टियों को मेरे साथ व्यतीत करें। फिर आगे जो है आपका स्टेंजा, अर्थात तीन पार्ट में जो लेटर लिखा जाता है, तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपको लिखना है तो न्यू लाइन से लिखना है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया है, टू गो ऑन ए ट्रिप, एक यात्रा पर जाने के लिए। वेयर वी शैल सी डिफरेंट ब्यूटीफुल सीनरी, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के सुंदर से सीनरी दृश्य देखेंगे, स्विमिंग पूल वहाँ देखेंगे, ETC इटसेट्रा इत्यादि चीज़ें देखेंगे। एंड दियर, और वहाँ पर वी शैल गेट ए लॉट ऑफ जॉय, हमें बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। फिर थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें आपका एंडिंग पे लिखना है, मतलब एंड करना है यहाँ पे लेटर। तो क्या लिखेंगे? प्लीज़ आस्क योर पेरेंट्स, कृपया अपने मम्मी पापा से पूछिए, इफ़ दे विल, यदि वे विल लेट यू, यदि वे आपको आज्ञा देंगे, तो यू कम, आप आओ, एंड स्टे विद अस, और हमारे साथ ठहरो, टिल समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों तक। आई होप यू शैल कम, मैं आशा करता हूँ आप अवश्य ही आएंगे। यू के साथ विल लगता है, यहाँ मैंने शैल लगाया, क्यों? क्योंकि जब अवश्य की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप अवश्य आएंगे। योर, यहाँ पे लिखा है योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त, तो आदर्श सिंह, मतलब जो लिखेगा लेटर उसी का नाम यहाँ पर पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लेटर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द सीन एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में लिखना है, 80 से 100 शब्द में। क्या? जो साइंस एग्जीबिशन है आपके कॉलेज में, अर्थात विज्ञान का जो प्रदर्शनी लगा हुआ है आपके विद्यालय में, तो उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है। 6 नंबर का आया हुआ है, तो ये लिख डालिए। हिंट में कुछ हेडिंग दी हैं या फिर और लगा के दूसरा भी दिया है। कह रहा है कि टेकिंग क्लूज गिवन बिलो, राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, और नीचे हेडिंग्स दी हुई हैं। ऐसा मतलब दिया गया किसके बारे में आपको लिखना है, जितने ये पॉइंट दिए गए हैं। तो आप चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला। तो यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन के यूजेज एंड एब्यूजेज के बारे में देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका आंसर, देखते हैं। यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन का उपयोग और दुरुपयोग। तो यहाँ से लिखा हुआ है इन टूडेज़ वर्ल्ड, आज के संसार में या दुनिया में, मोबाइल फ़ोन्स आर मच मोर देन जस्ट अ वे टू टॉक टू समबडी, दे आर की टू लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड स्टेइंग कनेक्टेड। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है सिर्फ केवल किसी से बात करने का जरिया नहीं है, ये वे टू टॉक केवल बात करने का जरिया नहीं है किसी से, समवन किसी से। दे आर की टू लर्निंग, वो सीखने की चाबी भी हैं, क्रिएटिविटी और रचनात्मकता की चाबी हैं, एंड स्टेइंग कनेक्टेड, और किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़े रहने की वे चाबी हैं या फिर कुंजी हैं। स्टूडेंट्स यूज़ देम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज, विद्यार्थी जो होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, और तुरंत जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विद पीपुल फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, और संपूर्ण जगहों पर वो लोगों से प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। विद एजुकेशनल ऐप्स, चाहे वो शैक्षिक ऐप हों, ई बुक्स हों, एंड वायरल स्टडी ग्रुप्स हों। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम पावरफुल लर्निंग टूल्स, और जो मोबाइल फ़ोन है ये शक्तिशाली जो अध्ययन का ये टूल बन गया है, अर्थात उपकरण बन गया है। आगे देखते हैं अगला जो लिखा है, बट देयर इज़ ए डाउन साइड, लेकिन इस मोबाइल का जो है डाउन साइड भी है, इसका नकारात्मक पहलू भी है।
टू मच स्क्रीन टाइम कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शंस, और जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताना वो आपको डिस्ट्रैक्शन में डाल सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, पथभ्रष्ट कर देगा। और फ्रॉम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टू एंडलेस गेमिंग, आप सोशल मीडिया से लेकर के अंततः गेमों तक आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप रील्स जैसे देखते हैं ना, तो उसको स्क्रॉल करते हैं, उसी प्रकार स्क्रॉल करते हुए आप अंततः गेम खेलते चले जाते हैं, आपको टाइम पता नहीं चल पाता है। विच कैन अफेक्ट फोकस एंड इवन स्लीप, जो आपके फोकस को अर्थात ध्यान का जो केंद्रण है उसको, और आपकी जो स्लीप है, जो नींद है, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट प्रभाव डालता है, मतलब प्रभाव डाल सकता है। देयर इज आल्सो द डेंजर ऑफ फॉलिंग इनटू द नेगेटिव ऑनलाइन स्पेसेज, और यहाँ पर खतरा भी है फॉलिंग गिर जाने का इनटू निगेटिव ऑनलाइन स्पेसेज, नकारात्मक ऑनलाइन जो स्पेसेज हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च होते हैं जिसमें आप नकारात्मक ऑनलाइन माध्यमों में फंसने का भी इसमें खतरा रहता है। आगे और लिखा है जैसे कि लाइक साइबर बुलिंग हो गया, और मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मतलब गलत सूचना आपके पास भेजना, ये हो गया। साइबर बुलिंग क्या होता है? दूसरी प्रकार की सूचना आपके पास भेज करके आपको कहो पैसे हड़प लिए जाएं आपके अकाउंट के, तो ऐसा हो सकता है, तो वही साइबर बुलिंग हो गया। और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना आपके पास भेज दिया जाए, विच कैन हार्म मेंटल हेल्थ, जो आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचा सकती है। मेंटल हेल्थ क्या? मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। लास्ट पैराग्राफ लिखा है उसको देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस, विद्यार्थियों के लिए संतुलन बनाए रखना बड़ा जरूरी होता है। और मोबाइल फ़ोन्स कैन बी अमेजिंग टूल्स फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, जो मोबाइल फ़ोन होता है यह अमेजिंग हो सकता है, अमेजिंग उपकरण हो सकता है, मतलब इम्पॉर्टेंट उपकरण हो सकता है फॉर ग्रोथ, विकास के लिए, लर्निंग, ज्ञान के लिए। इफ़ यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इसको उत्तरदायित्व के साथ इसका प्रयोग किया जाए, आप अपना उत्तरदायित्व इसके प्रति समझते हैं, आप उपयोग करते हैं, तो ग्रोथ में भी, लर्निंग में भी आपकी हेल्प करता है। व्हेन यूज्ड वाइजली, जब बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो दे ओपन डोर्स टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, तो वे ओपन खोल देते हैं, डोर्स दरवाजे, टू एंडलेस अनंत के, पॉसिबिलिटीज़ संभावनाओं के, अनंत संभावनाओं के ये दरवाजे खोल देते हैं। वाइल हेल्पिंग अस, जबकि हमारी सहायता करते हैं, स्टे ग्राउंडेड इन द रियल वर्ल्ड, इस वास्तविक दुनिया में जुड़े रहने में मदद करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहने में भी और इन्फॉर्मेशन पाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो ये आपका मित्रों, ये जो आर्टिकल था लिखना वो आपका हो गया, 6 नंबर का आया था, तो ये हो गया। अब आगे मित्रों अगला जो सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, जिसमें आपको नरेशन करना है, पैसिव करना है, पंक्चुएशन करना है, स्टोरी बनानी है। ये 2-2 नंबर के हैं, स्टोरी 4 नंबर की है, तो इसको भी कर लेते हैं तुरंत, बहुत जल्द ही, ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर पे ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट में दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में री राइट करना है, पुनः लिखना है इसको। तो देखते हैं ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, क्या आप इस हिंदी पैसेज का अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें हम कैसे करते हैं इसको नरेशन। यहाँ पे आंसर में देखेंगे तो यहाँ माय टीचर जो लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट है, तो इसमें माय टीचर लिखा है, तो माय टीचर लिख देंगे, माय टीचर हो गया। और सेड टू जो है इसको आस्क्ड में कर देंगे, आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आस्क्ड हो गया, तो माय टीचर आस्क्ड, और मी हो जाएगा। सेड टू को मैंने आस्क्ड में किया ना, तो माय टीचर आस्क्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा जो लिखा है उसकी जगह पर क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, तो इफ माय टीचर आस्क्ड मी इफ। फिर उसके बाद कैन को टच नहीं करेंगे, पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो यू सेकंड बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई, तो इफ आई, यू सेकंड है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का क्या हो जाएगा आई, तो इफ आई, और कैन का क्या हो जाएगा कुड, इफ आई कुड। और सॉल्व लिखा है, ये ट्रांसलेट लिखा है, तो इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, ट्रांसलेट। और आगे दिया है दिस, तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, तो दैट हो जाएगा।
दैट, ट्रांसलेट दैट। और उसके बाद हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश लिखा है तो इसको लिख दीजिए हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क था उसको हटा करके हमको फुल स्टॉप यूज कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे पैसिव वॉइस की ओर। पैसिव वॉइस क्या कह रहा है, बी नंबर जो है उसमें पैसिव में लिखा है, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, पैसिव में बदलना है। लिखा आई एम राइटिंग एन एस्से, मैं एक एस्से लिख रहा हूँ, निबंध लिख रहा हूँ। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा एन एस्से इज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN हो जाएगा, WRITTEN। एन एस्से इज बीइंग रिटेन और बाई आई का हो जाएगा मी, बाई आई का हो जाएगा मी। बस ये भी आपका पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अगला कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, उसको पंक्चुएशन में करना है। पंक्चुएट करना है, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर, ये सब ध्यान देना है। तो देखते हैं पंक्चुएशन को किस प्रकार पंक्चुएट कैसे करेंगे। तो इसमें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स लिखा है, देखते हैं। तो इसमें कर देंगे द का टी बड़ा कर देंगे, द, और टीचर लिख देंगे द टीचर, और सेड का सेड हो जाएगा वैसे ही, और टू हो जाएगा, द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। फिर उसके बाद में डू का डी कैपिटल हो जाएगा, तो डू हो गया। फिर लिखा है नॉट, तो नॉट लिखेंगे नॉट। प्लग लिख देंगे PLUCK, प्लग हो गया। आगे कह रहा है द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स लिख देंगे, द फ्लावर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ इन्वर्टेड कामा ओपन था, क्लोज कर दिया, और यहाँ इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये आपका पैसिव जो पंक्चुएशन है वो पंक्चुएशन 2 नंबर का हो गया। अब आगे डी नंबर क्वेश्चन पे आपका स्टोरी दिया है, स्टोरी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसको देखते हैं। तो कह रहा है इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अब के लिए नाउ पहले लगाओ चाहे बाद में सेंटेंस के। तो नाउ इलाहाबाद कामा लगा के इलाहाबाद, नाउ इलाहाबाद, और उसके बाद में है क्या लिख देंगे इज, नाउ इलाहाबाद इज, और कहलाता है क्या लिखेंगे कॉल्ड, नाउ इलाहाबाद इज कॉल्ड, और उसके बाद में प्रयागराज का प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज हो गया। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। लिखा है अगला, यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है। अब इसमें सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, संगम, तो लिखेंगे द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज हियर। बस ये हो गया आपका। आगे कह रहा है तीसरा सेंटेंस, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो सब्जेक्ट क्या है, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज हियर। ये बन गया तीसरा सेंटेंस, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज हियर। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जिला का हो जाएगा दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, अपने का लिख देंगे इट्स ग्वावाज, GUAVAS, ग्वावाज।
दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज। आपकी स्टोरी भी यहीं पे सॉल्व होती है। अगला लिटरेचर पोर्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक जो प्रश्न दिया गया है 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, 60 आंसर है। कह रहा है इसमें एक ये दिया ए नंबर और लगा है, बी नंबर दिया और लगा है, तो 4 क्वेश्चन है, 4 में आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री। किस चीज ने लेंचो को क्रोधित बना दिया। तो कौन सी चीज थी जिसने लेंचो को क्रोधित बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस चीज ने लेंचो को क्रोधित बना दिया। 25 में 24 में आया हुआ है, तो देखते हैं इसकी बात करते हैं। लेंचो बिकेम एंग्री ऑन रिसीविंग द लेटर एज वेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो बिकेम एंग्री, क्रोधित हो गया, ऑन रिसीविंग प्राप्त करते, द लेटर माने पत्र को, एज वेन ही काउंटेड द मनी जब जैसे उसने धन गिना, अर्थात जैसे उसने पैसों को गिना उस पत्र को प्राप्त करके वो क्रोधित हो गया। ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, उसने केवल 70 पीसोज ही प्राप्त किए अर्थात पाया। ही रिक्वेस्टेड गॉड फॉर 100 पीसोज, उसने भगवान से 100 पीसोज के लिए प्रार्थना किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान एक गलती कर नहीं सकता है। ही वॉज श्योर, उसे विश्वास था, दैट समवन हैड स्टोलन 30 पीसोज, किसी ने 30 पीसोज चुरा लिए हैं। आउट ऑफ द 100, 100 में से किसी ने 30 पीसोज चुरा लिए थे। सेंट बाई गॉड, भगवान के द्वारा भेजे गए, अर्थात भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से किसी ने 30 पीसोज चुरा लिए हैं। ही थॉट दैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसने सोचा कि यह पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज कर्मचारी हैं वो हो सकते हैं। हु हैड टेकन हिज मनी, जिन्होंने उसके धन को ले लिया था। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का आर नंबर क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। आर नंबर पे, तो आर नंबर पे लिखा हुआ व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसका वर्णन करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशंस, कुर्ग जो है अपने काफ़ी वाले बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कॉलोनियल बंगलोज, अपने उपनिवेशीय बंगलों के लिए प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वाले जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेज, मसालों के लिए फेमस है। 30% ऑफ इट्स एरिया, इसके जो क्षेत्रफल है उसका 30% भाग इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वो सदाबहार वर्षा जंगलों से ढका हुआ होता है। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस, इस स्थान पर भ्रमण का सबसे अच्छा सीजन होता है फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से लेकर मार्च तक। द एयर इज फुल ऑफ कॉफ़ी स्मेल, और जो हवा होती है उसमें कॉफ़ी की सुगंध या ताजगी भरी हुई होती है। तो ये आपका और वाला क्वेश्चन हो गया जो और में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका बी नंबर कह रहा हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। अरे कौन स्वतंत्र नहीं है नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो ये क्वेश्चन था आपका, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री। ऑपरेसर मीन्स अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ड मीन्स जिस पर अत्याचार किया जाता है। अर्थात नेल्सन मंडेला के अनुसार दोनों, जो अत्याचार करता है या जिस पर अत्याचार किया जाता है, वो दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट, मंडेला ने हमेशा सोचा है कि बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेसर होता है और जो ऑपरेस्ड होता है वो दोनों डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होते हैं, देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से, दोनों अपनी मानवता से वंचित होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, जो अत्याचार करने वाला होता है वो घृणा का एक कैदी होता है। एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द पार्ट्स ऑफ प्रेजुडाइस, और उसे लॉक्ड बांध दिया जाता है बिहाइंड पीछे, द बार्स जंजीरों के, ऑफ प्रेजुडाइस पक्षपात की, उसे पक्षपात की जंजीरों के पीछे बांध दिया जाता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसका दिमाग संकीर्ण हो जाता है। सो इसीलिए बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, उनमें से दोनों को मुक्त करने की जरूरत होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन और नंबर पे कह रहा है व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इन टू द बस। बस में सवार होने के बाद वली ने क्या किया। तो क्या किया था बस में सवार होने के बाद वली ने, इसका क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर।
तो ये आंसर देखते हैं। व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, बस में सवार होने के बाद वली ने क्या किया। तो इसका आंसर लिखा हुआ है मित्रों, इसको देखते हैं। व्हेन वली गॉट इनटू द बस, जब वली नामक लड़की थी वो बस में सवार हुई, सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉरोली, उसने बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखा। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई द कैनवास ब्लाइंड, तो उसने पाया कि उसकी जो नज़र है वो कट ऑफ रुक जा रही है। कैनवास ब्लाइंड, जो कैनवास मीन्स एक होता है त्रिपाल, तो त्रिपाल के द्वारा उसकी नज़र कटी जा रही है। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसके खिड़की का निचला भाग ढके हुए था। तो मित्रों ये शॉर्ट आंसर भी कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि लॉन्ग आंसर के बारे में पूछता है। अगला 6 नंबर पे कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, किसी एक का उत्तर आपको 60 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का है। ए नंबर, बी नंबर 2 दिए गए हैं। कह रहा व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, अपनी डायरी में एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में क्या कहती है। दूसरा दिया है व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, किस्सा गौतमी ने अंत में कौन सा पाठ पढ़ा या क्या चीज सीखा, क्या उनको पता चला। तो छठे का बी आंसर हम देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर है। यह आंसर लिखा हुआ है कि वाई वाज किस्सा गौतमी सेड, किस्सा गौतमी क्यों दुखी थी। व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने कौन सा पाठ सीखा या क्या सीखा या क्या शिक्षा प्राप्त की। आंसर में किस्सा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ, किस्सा गौतमी इतने अधिक दुख में थी। बिकॉज हर ओनली सन हैड डैड, क्योंकि उसका केवल अकेली जो बेटा था, अकेली संतान जो थी वो मृतलोक को प्राप्त हो गई थी। इन हर आवर ऑफ द ग्रीफ, अपने दुख के इस क्षण में, सी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, वो अपने मृत बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, और उनसे मेडिसिन अर्थात दवा मांगी। बट नो वन कुड हेल्प हर, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। इन द एंड, अंत में, किस्सा गौतमी लर्नेड दैट, किस्सा गौतमी ने जाना कि डेथ इज इनविटेबल, कि मृत्यु जो है वो निश्चित है। डेथ इज द इलिजिटमेट, यहाँ लिखा अल्टीमेट फेट, जो मृत्यु होता है उसका भाग्य निश्चित होता है। दैट ए ह्यूमन बीइंग, कि जो मानव आत्मा होती है, वुड मीट, उसको मिलना ही पड़ेगा, अर्थात मृत्युलोक से मिलना ही पड़ेगा। देयर इज नॉट ए सिंगल हाउस और फैमिली, यहाँ कोई ऐसा केवल अकेला घर अथवा परिवार नहीं है। वेयर नो वन हैज डाइड एनी टाइम, जहाँ पर कभी किसी की मौत ना हुई हो। सो ही मस्ट मूव ऑन, इसीलिए सी मस्ट मूव ऑन, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, सोचना चाहिए आगे के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, एक बाघ जो जंगल में है और एक बाघ जो चिड़ियाघर में है, उसमें कोई अंतर आपको बताने, कुछ अंतर बताने हैं। या फिर वो ना कर पाओ तो 3 नंबर का है, कह रहा राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कह रहा है 4 लाइन की कविता लिखना है जो आपके सिलेबस में दी हुई हो, और ऐसी वो लिखना नहीं है, अर्थात नकल नहीं करना है जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आई हुई हो। तो आपको देख लेना है पहले मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन सी पोएम आई हुई है, जो आई हुई है उसको लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और जो 4 लाइन आई हैं उनको आपको छोड़ करके और कोई 4 लाइनें आप लिख सकते हैं जो आपके पेपर में अर्थात आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हों, आपके सिलेबस में दी हुई हों। तो हम देख लेते हैं कौन सी 4 लाइनें आई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए द वे एकरो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये आई हुई है। इन चारों को हमको नहीं लिखना है। अब इसके नीचे की अगर आपको याद है तो नीचे की लिख डालिए, या फिर कोई दूसरी पोएम आपके सिलेबस की याद है तो उसको लिख डालिए। तो हम देखिए इसी के नीचे वाली पोएम हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके नीचे की पोएम जो थी उसमें लिखा हुआ था, उसमें था हैज़ गिवन माई हार्ट, तो लिख देंगे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड एंड saved some part of a day I had rued। बस ये पोएम आपकी हो गई। इसमें नीचे कंपोजर का नाम भी लिख सकते हैं, लिख देंगे बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बस ये पोएम हो गई, आपको 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, केंद्रीय विचार। 4 पोएम है, एक पहली है फायर एंड आइस, दूसरी है एनिमल्स, तीसरी है टाइगर इन द जू। 3 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें फायर एंड आइस के बारे में देखते हैं पहली इस सेंट्रल आइडिया को। तो ये फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया है, देखते हैं मित्रों इसमें क्या लिखा गया है। द पोएम फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस पोएम है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है, एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज, कि जो संसार है ये किन्हीं 2 रास्तों से खत्म होगा अर्थात नष्ट होगा, बाई आइस और बाई फायर, चाहे आइस बर्फ से हो चाहे बाई फायर आग से हो। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर, जो फायर का मतलब है वो मानवीय डिजायर इच्छाएं हैं। ग्रीड जैसे कि लालच हो गया, क्रुएल्टी ईर्ष्या हो गई, ईटीसी इत्यादि चीजें। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज़्यादा आप उनको शांत करने का प्रयास करेंगे, द मोर दे ग्रो, उतना ज़्यादा वो बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं इतना ज़्यादा ही बढ़ती रहती हैं। देयर इज नो एंड टू देम, इनका कोई अंत नहीं होता। एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और ये जंगल की आग की भांति फैलती चली जाती हैं। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और आपकी सारी जिंदगी जो है उसको इनगल्फ कर लेती हैं, घेर के रख लेती हैं। आगे और लिखा है ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आइस जो बर्फ है ये सिंबलाइजेज इंडिफरेंस, ये उदासीनता को बताती है। इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों में हैट्रेड हो गया, घृणा हो गई, कोल्डनेस ठंडापन हो गया, रिग्रेटी हो गया अर्थात सख्तपन हो गया। द पोएट हैज़ द व्यू दैट बोथ, और कवि का जो दृष्टिकोण दोनों के पीछे है, फायर एंड आइस वो बर्फ और जो आग है और बर्फ के पीछे जो कवि का दृष्टिकोण है, आर इक्वली कम्पिटेंट, कि ये दोनों बिल्कुल कम्पिटेंट हैं अर्थात ये कम्पीट करती हैं, भूमिका निभाती हैं, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, संसार को पूर्ण रूप से नष्ट करने में ये दोनों बराबर भूमिका निभाती हैं। अर्थात चाहे बर्फ हो चाहे ये फायर हो, दोनों संसार को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका दोनों निभाती हैं। तो ये हो गई आपकी सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। किसी एक का आपको उत्तर देना है, 30 से 40 शब्द में, 3 नंबर का है, 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन लिखने हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री से रिलेटेड हैं। तो 2 क्वेश्चन लेंगे, 2 में एक को लिखना है, अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो इसमें पहला कह रहा है व्हाट वाज द रियल डिजीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे जो ट्रिकी था, ट्रिकी नामक जो कुत्ता था वो कष्ट झेल रहा था, उसे कौन सी बीमारी हो गई थी, इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वास्तविक में ट्रिकी कौन सा रोग ग्रस्त था, क्या हो गया था ना। तो आंसर डॉक्टर हैरियट डायग्नोज्ड दैट द ट्रिकी ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन वाज हिज ग्रीड फॉर फूड। कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट ने डायग्नोज्ड, इन्होंने जांच पड़ताल करके पहचाना दैट की द ओनली फॉल्ट, केवल एक कमी है, ऑफ ट्रिकी के अंदर, फॉर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के स्थिति के लिए, वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, भोजन के प्रति उसका लालच। डॉक्टर हैरियट ने यह जाना कि ट्रिकी के स्वास्थ्य के स्थिति के लिए जो कंडीशन है वो उसका भोजन के प्रति जो लालच है यही उसके बुरे स्वास्थ्य का कंडीशन है। फिर आगे देखेंगे ही डिड नॉट नो टू रिफ्यूज फूड, वो भोजन को इनकार करना जानता ही नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट, वो दिन के किसी भी दिन अथवा रात के किसी भी क्षण में भोजन को वो टैकल कर सकता था, खत्म कर सकता था, खा सकता था, चाहे जब आप उसको बुलाते वो भोजन इनकार नहीं करता था। इसीलिए उसको क्या हो गया था, मॉल न्यूट्रिशन हो गया था, कुपोषण से वो कष्ट झेल रहा था। ये आपका आंसर हुआ। इसी का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कह रहा वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, कि भोली के पिताजी जो थे उसके बारे में चिंतित क्यों थे। भाई भोली के पिता जो थे भोली के बारे में चिंतित क्यों थे, तो आर में पूछा है, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों हैं। तो देखेंगे आंसर, भोलीज फादर, भोली के पिता रामलाल, वाज वरीड फॉर भोली, भोली के पिताजी रामलाल भोली के बारे में चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि सी वाज एन अगली, वो कुरूप थी, एडम गर्ल गूंगी लड़की थी, सी हैड पोकमार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के धब्बे थे, एंड स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, और बोलने के दौरान वो हकलाती थी, विच माइट बिकम ए हार्डल इन हर मैरिज, जो उसके शादी में हार्डल हो सकता था, अर्थात वो उसका दुर्भाग्य हो सकता था, कमी हो सकती थी। आंसर हो गया ये वाला।
इस सेट का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर में कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में किसी एक का उत्तर देना है। 4 नंबर का लॉन्ग आंसर है सप्लीमेंट्री का। पहला है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। क्या होता यदि मटिल्डा ने अपना गले का हार ना खोया होता। जो गले का हार मिनिस्टर के बाल पार्टी में खोई थी, अगर वो नहीं खोया होता तो उनकी जिंदगी में क्या होता, इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है मित्रों, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। क्या हो सकता था यदि मटिल्डा ने हार नहीं खोया हुआ होता। तो आंसर है इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बाल। यदि मटिल्डा ने मंत्री जी के बाल पार्टी में जो डायमंड नेकलेस था उसको नहीं खोया हुआ होता, शी माइट हैव बीन इन लेजर ट्रबल देन व्हाट शी फेस्ड आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस। तो उसके बदले में जितनी परेशानी उसको आज उठाना पड़ा, उससे कम परेशानी वो झेलती। हर फ्रेंड वुड हैव बीन एंग्री विद हर एंड मोस्ट प्रोबेबली वुड हैव आस्क्ड मटिल्डा टू रिप्लेस इट। और उसकी जो दोस्त थी वुड हैव बीन एंग्री, उससे क्रोधित हो जाती। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और इससे भी अधिक वो संभवतया वुड हैव आस्क्ड मटिल्डा टू रिप्लेस इट। मटिल्डा से इसे जो था उसको मटिल्डा उसको बदलने के लिए कहती कि मेरा लेकर आइए वो नेकलेस जो मैंने दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता। सी वुड हैव गिवन हर द डिटेल फ्रॉम वेयर सी बॉट द नेकलेस एंड हाउ मच इट हैड कॉस्ट हर। और जब वो बदलने के लिए कहती तो वह उसे बताती कि उसने हार कहाँ से खरीदा था और उसकी कीमत कितनी थी, ये तो उसको बताती। मटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट द जेवल्स इन द नेकलेस वर नॉट रियल डायमंड्स। और इस प्रकार जो मटिल्डा थी वो उसको पता चल जाता कि जो हार था वो वास्तविक रियल डायमंड वाला नहीं था। इट वुड हैव कॉस्ट हर ए फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट। और ऐसे इसको कम अमाउंट देने पड़ते। मटिल्डा वुड दस, और मटिल्डा इस प्रकार हैव सेव्ड हरसेल्फ, अपने आप को बचा लेती, एंड हर हस्बैंड, अपने पतिदेव को, फ्रॉम आर द ट्रबल दे वेंट थ्रू, जिस कष्ट को उन्होंने झेला था उस कष्ट से वो बच जाते। द ओनली पॉजिटिव आउटकम ऑफ द केस इज दैट मटिल्डा बिकेम मैच्योर। जो केवल एकमात्र सकारात्मक परिणाम निकलता है कि मटिल्डा एक परिपक्व हो गई हैं, विनम्र हम्बल विनम्र हो गई, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी हो गई हैं, और ग्रेटफुल जो आभार प्रकट करने वाली ऐसी स्त्री हो गई हैं, मतलब पत्नी हो गई हैं। हु हैड एक्सपेक्टेड, जिन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया। यहाँ एक्सेप्टेड लिखा है, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ACCEPTED। जिन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया, शॉर्टकमिंग्स कमियाँ, एंड सा द रियल ट्रूथ ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का जो वास्तविक सच्चाई थी उसको देख लिया। तो यहाँ पे मित्रों आपका सेट ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपको सारे अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे। जय हिंद।